दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज़। उसमें आज हमारी ये अगली क्लास है। ये एशिया की हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका जो पोर्शन हमारा रिवर्स का बचा हुआ था उसे आज हम कवर कर रहे होंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं अपने अगले पोर्शन को। तो देखिए ज़रा एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। रिकॉल कराने के क्रम में मैंने आपको ये बात समझाई थी, ये बात आपको बताई थी कि जो ये आपका पूरा एशिया है, इस एशिया को आप बांट रहे थे नॉर्थ एशिया में, साउथ एशिया में, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया। फिर आपने ये कहा कि ये साउथ ईस्ट एशिया है, फिर आपने ये कहा ईस्ट एशिया है, आपने कहा वेस्ट एशिया है। वैसे कहने के लिए किताबी रूप से हम इस वाले एरिया को साउथ वेस्ट एशिया में कवर करते हैं, लेकिन लोक प्रचलन की भाषा में इसे पश्चिम एशिया कहा जाता है। लोक प्रचलन में हम बोलचाल की भाषा में इसे पश्चिम एशिया कह देते हैं। तो हम अपने करने के क्रम में, इसको पढ़ने के क्रम में हम कर चुके थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम ये जो हिस्सा था आपका वेस्ट एशिया का हिस्सा पढ़ने के बाद, एक बार आपको रिकॉल करा रहे हैं, वेस्ट एशिया का हिस्सा पढ़ने के बाद, पूरा ये हिस्सा कवर करने के बाद आप पहुंचे थे ये पूरा जो क्षेत्र था आपका नॉर्थ एशिया का, जिसमें आपने रशिया को, रशिया की नदियों को, रशिया के बाद मंगोलिया को, कजाकिस्तान में बाल्कस लेक, अरल सी, यहाँ से होते हुए चाइना की नदियों को, यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ से हम जो आज देख रहे होंगे, आज हम देख रहे होंगे ये साउथ ईस्ट एशिया का जो हिस्सा है, इस साउथ ईस्ट एशिया को हम कवर करेंगे। और कवर करने के बाद एक बार पुनः आपको ये दिखा देंगे कि कैसे हम जहाँ से शुरू किए थे वहाँ वापस आ गए हैं। हम अपनी पिछली क्लासेस में लगातार ये बता रहे हैं कि मैप को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम जहाँ से मैप को शुरू करें, अल्टीमेटली चारों तरफ का चक्कर लगाने के बाद उस मैप पर उसी बिंदु पर आ जाएं। और जब मैप को आप अपने एटलस को घर पर देख रहे हो तो उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, उसमें सूत दर सूत सरकते रहें, बहुत धीरे धीरे आगे चलते रहें, ताकि इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में, उनको एक जगह कनेक्ट करने में आसानी हो। चलिए तो हम देखिए, समझिए ध्यान से, हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया को। जब आप साउथ ईस्ट एशिया को देखें तो इस नजरिए से देखें जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं आसियान, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन हैं उन्हें हम आसियान के देश बोलते हैं। तो ये जो देश है ना दोस्तों आसियान के, ये सारे इस आसियान के संगठन में शामिल हैं। वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, चीन तक हमने देख लिया था। हम चाइना से होते हुए, चाइना की यांगजे रिवर है, चाइना की यांगजे रिवर को पार करने के बाद हम पहुंचे थे कहाँ? हम पहुंचे थे इधर लाओस में। तो देखो ध्यान से एक बार देखिएगा कि जब आप ये देखें कि ये क्षेत्र जो है, ये बाहरी क्षेत्र जो है, ये वियतनाम का है, ये वियतनाम का है ये क्षेत्र। वियतनाम के भीतर आएंगे तो ये क्षेत्र कंबोडिया है, कंबोडिया से इधर आएंगे ये क्षेत्र थाईलैंड है, थाईलैंड के इधर आएंगे ये म्यांमार है, और बीच में एक देश बचा जिसका नाम लाओस है, जिसका नाम लाओस है। तो साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र ऐसा देश जो लैंडलॉक्ड है, जो चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा हुआ है, धरती से घिरा हुआ है, उसे हम लाओस कहेंगे। तो पहली बात, एकमात्र ऐसा देश जो लैंडलॉक्ड है वह आपका लाओस है। एक बात तो ये हो गई। फिर अगली बात देखें तो, अगली बात देखें, जो थाईलैंड का हिस्सा है ना, ये क्षेत्र है मलेशिया का, ये मलेशिया है। और इस मलेशिया के नीचे, मलेशिया के नीचे आएंगे तो ये जो देश है, ये मलेशिया का ये हिस्सा है जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है, और मलेशिया का ही ये हिस्सा है। इस सारे हिस्से को, इस हिस्से को और इस हिस्से को, दोनों को मिलाकर कहेंगे मलेशिया, और मलेशिया की राजधानी हो गई है कुआलालंपुर। और मलेशिया जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला में हमने कहा था प्रायद्वीप, पेनिनसुला का जो दक्षिणी हिस्सा हुआ, उस दक्षिणी हिस्से में एक देश पड़ता है जिसका नाम है सिंगापुर, और सिंगापुर की जो कैपिटल है वह भी सिंगापुर है। तो पूछा जाएगा कि जो सिंगापुर का जो बॉर्डर है वो मलेशिया के साथ लगता है या थाईलैंड के साथ लगता है? तो आप कहेंगे कि थाईलैंड का हिस्सा तो लगता है मलेशिया के साथ,
और मलेशिया का हिस्सा लगता है किसके साथ, सिंगापुर के साथ। एक बात तो ये हो जाती है, ठीक है, ये तो हो गई पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। और ये बीच में जो बना ये हुआ गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक। अब यहां से समझिएंगे, यहां से समझने के लिए आपको ये बात देखनी है कि आज हमें 4 नदियों को, साउथ ईस्ट एशिया में 4 बड़ी प्रमुख नदियां होती हैं, उनको कवर करना है। एक नदी का नाम तो है मेकोंग, मेकोंग उसे देखेंगे अभी कहां से निकलती है। दूसरी नदी का नाम है चाओ फ्रायो, चाओ फ्रायो। और तीसरी नदी का नाम है साल्वीन, साल्वीन। और अगली नदी का नाम है इरावदी, अगली नदी का नाम है इरावदी। इन 4 प्रमुख नदियों को देखने के बाद हम साउथ ईस्ट एशिया की कुछ छोटे सीज को देख लेंगे, और सी देखने के बाद अपना पूरा का पूरा एशिया कवर हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए, आइए यहां पर, आइए देखिए, ये जो क्षेत्र पूरा है, ये क्षेत्र, इसे हमने कहा था कि ये चीन का दक्षिणी क्षेत्र है, और ये तिब्बत के जो प्लेटू है उसी का ही एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। यहां से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेकोंग। मेकोंग जैसे निकलेगी तो यहां से देखिए नदी लिखा है, मेकोंग लिखा है। जैसे यहां से निकलेगी तो ये नदी पहुंच रही होगी, यहां से निकलने के बाद म्यांमार, ये म्यांमार, म्यांमार से पहुंचने के बाद ये पहुंचेगी लाओस, लाओस से निकलते पहुंचेगी कंबोडिया, कंबोडिया से जैसे ही बाहर निकलेगी, थाईलैंड का हिस्सा है थाईलैंड, थाईलैंड से निकलेगी तो कंबोडिया, और कंबोडिया से नीचे निकलेगी तो ये वियतनाम है। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए कि ये जो हम मेकोंग रिवर की बात कर रहे हैं, मेकोंग रिवर का ओरिजिन कहां से हो गया, चाइना से हुआ, और चाइना से होने के बाद ये नदी पहुंचेगी म्यांमार, म्यांमार से होने के बाद नदी पहुंचेगी थाईलैंड, थाईलैंड से नदी उसके बाद पहुंच रही होगी लाओस, लाओस से बाहर निकलेगी तो कंबोडिया, और कंबोडिया से नीचे निकलेगी तो ये हिस्सा है वियतनाम। पेपर में ऐसा लगता है कि जैसे ये नदी वियतनाम नहीं जा रही होगी, क्योंकि वियतनाम तो बराबर में हिस्सा हो गया, वो कट गया है हिस्सा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको जरा ध्यान से समझें। यहां देखिए, जैसे ये नदी यहां पहुंची तो ये म्यांमार का हिस्सा है, म्यांमार से पहुंचते हुए नदी पहुंचती है ये लाओस, लाओस से बाहर निकली तो नदी पहुंची थाईलैंड और म्यांमार इसके लाओस की सीमा पर, लाओस की सीमा से बाहर निकली तो कंबोडिया, और कंबोडिया से ये जो हिस्सा है देखिए आप, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसका है, ये हिस्सा है आपका वियतनाम का। तो यहां से निकलने के बाद ये नदी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया से निकलने के बाद ये नदी पहुंचती है कहां, वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी है हो ची मिन, और यहां के बाद ये नदी साउथ चाइना सी में गिर जाती है, साउथ चाइना सी में गिर जाती है। तो मेकोंग नदी के बारे में आपने पढ़ा कि साउथ ईस्ट एशिया के जो क्षेत्र हैं, इनमें ऊपर म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, लाओस के बाद कंबोडिया, और कंबोडिया के बाद वियतनाम, इन 5 देशों से गुजरती है मेकोंग रिवर। एक बात तो ये हुई। जब यहां से आगे बढ़े आप, यहां से आगे बढ़े तो आपको एक नदी मिली, ये तो इसके बाद एक नदी मिली जिसका नाम हुआ चाओ फ्रायो, चाओ फ्रायो। ये जो चाओ फ्रायो नदी है दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि ये नदी थाईलैंड से ही निकलती है, थाईलैंड का जो ऊपरी पठारी हिस्सा है वहां से ये नदी निकलेगी, और यदि नदी निकलने के बाद, ये नदी निकलने के बाद यहीं से नीचे आकर गिर जाएगी थाईलैंड की खाड़ी में, थाईलैंड की खाड़ी में। ये रिवर क्यों खास हो रही है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट इनको क्रम में लगाया जा सकता है। चलिए, यहां से जैसे ही आप थाईलैंड से आगे बढ़े तो आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम होगा यहां पर साल्वीन नदी, साल्वीन नदी। साल्वीन नदी की खास बात यह है कि म्यांमार का जो ऊपरी हिस्सा है चाइना, म्यांमार ये हुआ, और म्यांमार का ऊपरी हिस्सा चाइना, और चाइना में भी ये तिब्बत का क्षेत्र, इस तिब्बत के क्षेत्र से निकलेगी और म्यांमार में आएगी, और म्यांमार में आने के बाद नीचे गिर जाएगी, इस यहां अंडमान सी में गिर जाएगी, अंडमान सागर में गिर जाएगी। तो चाइना से होते हुए, एक बार यहां जरा देखें,
थाईलैंड के बीच की सीमा बनाएगी, चाइना से होते हुए म्यांमार पहुंचेगी और म्यांमार से थाईलैंड की सीमा बनाते हुए अंडमान सागर में गिर जाएगी। ये बात हुई साल्वीन नदी की। और फिर एक नदी आती है जिसका नाम है इरावदी नदी। ये इरावदी नदी निकलेगी म्यांमार से, म्यांमार के उत्तरी भागों से, और निकलने के बाद कहां गिर जाएगी, फिर अंडमान सी में आकर गिर जाएगी। तो आपने अभी 4 नदियों को मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं आप साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में एक नदी आपने पढ़ी जिसका नाम हुआ मेकोंग। इसके बाद दूसरी नदी आपने साउथ चाइना सी के बाद पढ़ी जिसका नाम हुआ चाओ फ्रायो। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये थाईलैंड से निकली और थाईलैंड के नीचे थाईलैंड की खाड़ी में आकर गिर गई। इसके बाद आपने एक नदी पढ़ी जिसका नाम हुआ आपकी साल्वीन नदी। और साल्वीन नदी की खास बात है थाईलैंड, चीन और म्यांमार से होते हुए आपको ये मिलती है साल्वीन। और इसके बाद एक नदी आपने पढ़ी इरावदी, और इसकी खास बात होती है कि निकलती कहां से है? निकलती भी म्यांमार से है और गिरती भी म्यांमार में है। ये आपने यहां की नदियां पढ़ी। अगर पेपर में पूछा जाए कि वेस्ट से ईस्ट लगाइए तो आप कहेंगे पहले इरावदी आती है, फिर साल्वीन आती है, फिर चाओ फ्रायो और फिर मेकांग। और यदि कहे कि ईस्ट से वेस्ट लगाइए तो आप इधर से लगा सकते हैं। एक बार जरा देखिए तो, यहां देखिए, आइए एशिया की रिवर को एक बार आपको दिखा रहे हैं। एशिया की रिवर ताकि पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर लें, पूरे के पूरे रिवर को एक बार कंप्लीट कर लें। तो देखो ध्यान से, जब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाना शुरू किया था तो मैं आपको ये बता रहा था कि 2 नदियां, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, 2 नदियां जिसका नाम ये है अरल सी। और जो अरल सी है उस अरल सी की खास बात है, एशिया की, पूरी एशिया की रिवर आपको बता रहे हैं, ये अरल सी है। और अरल सी की खास बात है कि ये ऊपर का हिस्सा कजाकिस्तान है, नीचे का हिस्सा उज्बेकिस्तान है। और ये जो क्षेत्र है पामीर का पठार, यहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक का नाम सिर दरिया है, एक का नाम अमुर दरिया है, और दोनों नदी जाकर गिर जाती है अरल सी में। एक बात तो ये बताई, यहां से चले, देखो घूम के यहीं आना है, यहां से चले तो आपको एक नदी मिली जिसका नाम है ओब नदी, और जाकर गिरेगी कारासी में जो आर्कटिक सागर का हिस्सा है। उसके बाद एक नदी मिली येनिसी, ये ओब। यहां से इस येनिसी नदी का एक हिस्सा है अंगारा नदी, और अंगारा नदी आपकी लेक बेकाल से निकलती है। लेक बेकाल से आगे बढ़ेंगे तो एक नदी मिलेगी आपको लीना नदी, जो बरखोयांस से निकलती है, की रेंज से निकलती है। और इसके बाद कोलियामा रेंज से निकलती है एक नदी जिसका नाम है कोलयामा नदी। कोलयामा नदी से आगे आए तो आपको ये जो क्षेत्र मिला, ये मिला मंगोलिया का, और यहां गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिला। इस गोबी डेजर्ट से ऊपर के क्षेत्र में आएंगे तो एक नदी है जिसका नाम है अमूर नदी, और अमूर नदी सी ऑफ ओखोटस्क में जाकर गिर रही है सखालिन द्वीप के ऊपर। इसके बाद इससे नीचे आए तो पूर्ण रूप से चाइना से निकली और चाइना में बहने वाली एक नदी है जिसको पीली नदी भी कहते हैं या जिसको हुआंगो नदी कहती हैं, जाकर गिर जाती है येलो सी में। इसको पीली कहने के पीछे यहाँ की रेत की भूमिका है, यहाँ के डेजर्ट की भूमिका है कि पीले रेत के कारण यहाँ की मिट्टी के कण इसमें घुल जाते हैं नदी में, उसका रंग येलो दिखना शुरू हो जाता है। इस वजह से यहां से आगे निकले तो एक नदी मिली जिसका नाम यांगजी रिवर हुआ जो येलो सी में जाकर गिरेगी। और इसके बाद एक रिवर हुई जिसका नाम हुआ होंग रिवर, वो जाकर गिरेगी साउथ चाइना सी में। जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो एक रिवर अभी आपने पढ़ी जिसका नाम है मेकोंग, ये फिर यहां से आगे बढ़ रहे होंगे तो एक रिवर है जिसका नाम है चाओ फ्रायो के बाद आपने देखी एक रिवर जिसका नाम है साल्वीन के बाद एक रिवर देख रहे हैं जिसका नाम है इरावदी से आगे बढ़ रहे होंगे, इरावदी से आगे बढ़े बे ऑफ बंगाल में आ गए। बे ऑफ बंगाल में आने के बाद श्रीलंका मिला, और श्रीलंका से आने के बाद आपको एक जलसंधि मिली पाक जलसंधि जिसका नाम है पाक जलसंधि। और पाक जलसंधि पार करने के बाद लक्षद्वीप से होते हुए आप आ गए कहां? अरब सागर में। जैसे ही आप अरब सागर में आ गए, अरब सागर में आने के बाद गल्फ ऑफ ओमान में आए, गल्फ ऑफ ओमान से फारस की खाड़ी में जाने के लिए आपको एक जलसंधि मिली जिसका नाम हुआ हरमुज जलसंधि। और हरमुज जलसंधि से पार करते हुए आप कहां आ गए? आप आ गए ईरान में, और ईरान के क्षेत्र से आप पहुंचे कजाकिस्तान, और यहां आपको मिला एक अरल सागर। और इस अरल सागर में 2 नदियां गिर रही हैं जिसका नाम एक में अमूर दरिया है और एक नदी का नाम सिर दरिया है। तो देखो ध्यान से, अब मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, 5 मिनट में आप समझ लीजिए,
5 मिनट में आप समझ लीजिए पूरी एशिया को कैसे कवर करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, पूरी एशिया को कैसे कवर कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमने शुरू किया था इस क्षेत्र से, और हम ये पूरा का पूरा हिस्सा पढ़ने के बाद वापस आ गए हैं इस क्षेत्र में। तो हमने जो वादा किया था कि जिस जगह पर आएंगे, जिस जगह से शुरू किएंगे, उसी जगह पर हम पूरा का पूरा मैप अपना कवर करके वहां वाइंड अप कर रहे होंगे। तो देखिए हमने शुरू किया ब्लैक सी से हमने वास्तव में तो शुरू किया था कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर के ऊपर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है काकेसस, और काकेसस पर्वतमाला अलग करती है किस किस को, आपका जो यूरोप है और एशिया है उन दोनों को जोड़ रही होगी काकेसस पर्वतमाला। और काकेसस पर्वतमाला के ऊपरी हिस्से में आपको मिलता है यूराल माउंटेन, जो यूराल माउंटेन अलग कर रहा होगा इधर यूरोप को किससे, एशिया से। जैसे ही आप यूराल को पढ़ते हुए काकेसस पर आए और काकेसस से आगे बढ़े तो आपको मिला कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के बाउंड्री में आपने कुछ नाम देखे और आपको रटवाया गया कि KRAIT से आप इन 5 देशों को नाम को याद रखिए, जिससे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश कवर करते हैं एशिया की बाउंड्री को। यहां से पार करते हुए आप ब्लैक सी में पहुंचे, और ब्लैक सी में आने के बाद आपने देखा कि ब्लैक सी का निचला हिस्सा टर्की है, टर्की के ऊपर ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, ये यूक्रेन है और ये रशिया है। ये 4 देश इससे लग जाते हैं, और यहां से एक जलसंधि निकलती है जिस जलसंधि का नाम है बोस्फोरस की जलसंधि। बोस्फोरस की जलसंधि से निकलने के बाद आप मरमरा सी में पहुंचे, और मरमरा सी से बाहर आते हुए आपको एक डार्डेनियल की जलसंधि मिली। डार्डेनियल की जलसंधि से आप भूमध्य सागर में पहुंचे। भूमध्य सागर से जैसे ही आए आप नीचे की तरफ, ये आपको सिनाई पेनिनसुला मिला, और सिनाई पेनिनसुला से पार करते हुए आप स्वेज नहर से गुजरे। ये नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ेगी। इन दोनों को जोड़ने के बाद इस जगह पर आए जिसका नाम है बाब अल मंदेब जलसंधि, और बाब अल मंदेब जलसंधि को पार करते हुए आप गल्फ ऑफ अदन में आ गए। गल्फ ऑफ अदन में आपको एक इंडियन ओशन में आए, और इंडियन ओशन में आपको एक आइलैंड मिला जिसका नाम सकोत्रा हुआ। सकोत्रा को पार करते हुए अरेबियन सी में आए। अरेबियन सी से होते हुए नीचे केप कमोरी में आते हुए, और ये श्रीलंका, और श्रीलंका में ये इंडिया, इन दोनों के बीच में एक स्टेट है जिसका नाम है पाक स्टेट, पाक जलसंधि। पाक जलसंधि को पार करते हुए इंडियन ओशन में आए। जैसे ही इंडियन ओशन में आए तो आपको एक जलसंधि मिली जिसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर ये हिस्सा जो है थाईलैंड और मलेशिया का है। नीचे जो हिस्सा है उसका नाम है इंडोनेशिया। मलेशिया और सुमात्रा द्वीप को अलग करते हुए एक जलसंधि, मलेशिया सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप है। इसको दोनों को अलग करती है मलक्का जलसंधि, और मलक्का जलसंधि को पार करते हुए आप आए गल्फ ऑफ साउथ चाइना सी में आए। साउथ चाइना सी में ऊपर पहुंचे तो आपको जलसंधि मिली है, ताइवान है, ये फिलीपींस है। ताइवान और फिलीपींस से निकलते हुए आपको जलसंधि मिलेगी लुजोन स्टेट। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत खास जलसंधि है। लुजोन स्टेट से पार करते हुए आप आगे पहुंचे तो आपको एक आइलैंड मिला जिसका नाम है रियोकू आइलैंड। रियोकू आइलैंड से ऊपर आए तो 4 आइलैंड का समूह मिला जिसका नाम हो गया जापान। और इस जापान में आपने कहा कि एक होकाइडो है, एक होन्शु है, एक शिकोकू है, एक क्यूशु है, और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु है। दूसरी बात इधर आ गया कोरिया पेनिनसुला, और इधर आ गया जापान। इन दोनों को अलग करने वाली जनसंधि कोरिया स्टेट से होते हुए जापान पहुंचे। जापान से होते हुए कुरिल आइलैंड से ऊपर आए तो कामचटका पेनिनसुला आज भी अखबारों में चर्चाओं में है, क्योंकि यहां लगभग 8 तीव्रता का जो है अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से बड़ी क्षति हुई है। इससे ऊपर पहुंचे तो बेरिंग सी है, और बेरिंग सी से ऊपर पहुंचे तो ये अलास्का का रीजन आता है, और ये एशिया के साइबेरिया का रीजन है, रशिया का ही पार्ट है। और यहां से घुस गए आप बेरिंग जलसंधि में। बेरिंग जलसंधि से होते हुए आप आगे लाप्तेव सी से आ गए कारासी, और कारासी से आ गए बेरेंट सी, और इसी बेरेंट सी से भीतर घुसेंगे तो आ गए यूराल माउंटेन। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा हुआ ये एशिया को आपने कवर किया। एशिया के भीतर आपने कुछ सागर देखे, एशिया के बाउंड्री में आपने सागर देखे, और फिर आपने इसके कुछ रिवर देख ली, कुछ माउंटेन देख लिए। तो ये हिस्सा होगा एशिया का। इस एशिया में जो आपका पार्ट बचता है वो पार्ट बचता है इंडिया का, जिसे हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में हम ये हिमालय का रीजन पढ़ेंगे। हिमालय के रीजन के बाद हम भारत का जो भीतरी और बाहरी जो भी हिस्सा है
उसको हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन हमारा होता है, ये पूरा पोर्शन होता है हमारा एशिया का। ठीक है, इस एशिया में 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आगे की कुछ बातें आपको बता रहा हूं। क्या बातें हैं वो समझें, देखिए 3-4 बातें समझें कि एक हिस्सा जो हमने आपको इसमें एक बात जो आपको बतानी है वो है कि यहाँ एक डेड सी है, यहाँ इस हिस्से में एक डेड सी है, और ये जो डेड सी है इधर लग जाता है जॉर्डन से और इधर लग जाता है इजराइल से। तो पूछेगा जो डेड सी है उसकी लोकेशन कहाँ है, तो आप बताएंगे कि डेड सी की लोकेशन जो आपकी है वो वेस्ट एशिया में है, और वेस्ट एशिया में भी ये लोकेशन इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। डेड सी वो क्षेत्र है जो दुनिया का सबसे गहराई का सबसे गहरा स्थान है। एक बात तो ये हुई। फिर आप कहेंगे कि जो एशिया है, इस एशिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, तो सबसे बड़ा पेनिनसुला ये है, ये क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला। फिर कहेंगे एशिया की जो पूरे विश्व की सबसे खारा सागर कौन सा है, तो कहेंगे वो कैस्पियन सागर है। पूरे के पूरे विश्व का सबसे ज्यादा सैलिनिटी वाली लेक कौन सी है, तो टर्की में आपने पढ़ा है कि वो वान लेक है, वान लेक है। उसके बाद आप आगे आए, उसके बाद आप आगे आ रहे तो आपने कहा कि एक यहां पर लेक है जिसका नाम है लेक बैकाल। पूरी दुनिया की सबसे गहरी लेक किसे माना जाता है, लेक बैकाल को माना जाता है। लेक बैकाल से आगे आए, यहां पर नीचे आ रहे हैं, तो जो एशिया का सबसे बड़ा देश माना उसको आपने कहा एरिया हिसाब से, उसको आपने कहा कि ये चीन है। और जो सबसे छोटा छोटा जो आइलैंड हम मानते हैं वो मालदीव है, अभी चर्चाओं में भी था, जिसकी राजधानी माले है, वो मालदीव है। ठीक है, इसके बाद यहां से आगे बढ़े तो आपने यहां से देखा कि जो ये क्षेत्र हुआ, ये जो इंडोनेशिया का क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जब आप देखेंगे, ये हिस्सा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हिस्सा है इस क्षेत्र का, ये यहां से लेकर यहां व्यापारिक पवनें होती हैं। अब आप भूगोल में आगे पढ़ेंगे, ये व्यापारिक पवनें होती हैं, और ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये भारत इस पूरे के पूरे एशिया के इस ईस्टर्न हिस्से पर बारिश करती है, जिसकी वजह से यहाँ जो वनस्पति मिलेगी, यहाँ जो वेजिटेशन मिलेगा वो सदाबहार वन आपको मिल रहे होंगे। और इसी क्षेत्र में सदाबहार वन के साथ साथ इसी क्षेत्र में आपको ज्यादा खेती के उत्पादन क्षेत्र मिलेंगे। जब आप पूरे चीन में देखते हैं ना दोस्तों, तो पूरे चीन में जाएंगे तो आपको मंचूरियन प्लेन मिलेगा। देखिए ये क्षेत्र है मंचूरियन प्लेन। ये मंचूरियन प्लेन वो हिस्सा है जहां पर चीन का ये जो गेहूं और चावल उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहां से आगे चले, इस मंचूरियन के बाद आगे आएंगे तो आप चीन कवर करेंगे, और चीन कवर करने के बाद यहां से स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए, ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है ना, ऐसा पूछा जाता है कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये इसलिए खास हो जाती है कि दुनिया की 2/3 आबादी इस पूरे एशिया में बसी हुई है, और ये बाजार बहुत बड़ा है। दुनिया के बहुत सारे विकसित देश चाहते हैं कि इस बाजार पर उनका नियंत्रण हो, और इस नियंत्रण के लिए जो जापान देश है, जापान देश को अगर इन देशों तक पहुंचना है तो उसको स्टेट ऑफ मलक्का से आना होगा। अगर इस चीन को इन देशों तक पहुंचना है तो एक रास्ता वो यहां से बना रहा है, वन बेल्ट वन रोड करके, जो आपके खबरों में है, जिसे आप पुराने समय में कभी सिल्क रूट कहते थे, उसकी जगह यहां से एक रास्ता बनाया जाएगा जो स्टेट ऑफ मलक्का से जाएगा। तो जो स्टेट ऑफ मलक्का है ना, वो इस पूरे एशिया की जीवन रेखा कही जा रही है। रक्तवाहिनी की तरह वो इतनी खास हो गई है कि यहाँ व्यापार के माध्यम से, सैन्य रूट के माध्यम से उसकी बड़ी भूमिका है, उसकी बड़ी भूमिका है। तो दोस्तों पूरा हमने इस क्षेत्र से कवर करते हुए आपको पूरा का पूरा एशिया घुमाया, और अब हम इससे आगे जो कवर कर रहे होंगे वो कवर करेंगे अपना जो है नॉर्थ एशिया के बाद हम अफ्रीका कवर कर रहे होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए नमस्कार।